हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और ज़्यादा समय ना बचने के कारण आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपनी परीक्षा के लिए। दोस्तों यह जो दोस्तों परीक्षा है हमारी, उसमें सीटेट में पहला जो होता है वो लैंग्वेज होता है, वह हिंदी होता है। लेकिन दूसरा लैंग्वेज जब आता है दोस्तों तो उसमें आपको चूज करना पड़ता है, वैकल्पिक होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो इंग्लिश यूज करते हैं या संस्कृत यूज करते हैं। लेकिन संस्कृत यूज करने के बाद भी, चूज करने के बाद भी आप लोगों में एक डर बना रहता है। संस्कृत चूज करने के बाद भी आप लोगों में एक डर बना रहता है। दोस्तों डर इसलिए बना रहता है क्योंकि जब आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी आपको आसान लगती है। क्यों आसान लगती है? क्योंकि यह आपकी बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा है। यह लगातार आप इस पर प्रयासरत रहते हैं, इस पर आप कार्य करते रहते हैं। मतलब आप बोलते हैं, सुनते हैं, यह आपका व्यवहारिक लैंग्वेज हो गया, व्यवहारिक भाषा हो गई। इसलिए आप हिंदी से नहीं डरते हैं, लेकिन संस्कृत से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। संस्कृत में आपका नंबर होता है 30, लेकिन आप उससे डर जाते हैं और उसमें 10 से 12 ही नंबर कर पाते हैं। तो 10 से 12 नंबर करने का ये जो डरने का जो तात्पर्य है आपका, जो डर जाते हैं आप, किस लिए डर जाते हैं? क्योंकि आप संस्कृत भाषा पर काम नहीं करते हैं। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, यह एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, बस उस पर बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जातते शिल्पे पड़त निशान। तो दोस्तों जब रसरी के आने जाने से, बार बार प्रयास करने से और रस्सी के आने जाने से शिल्प पर निशान, पत्थर पर निशान पड़ सकता है। तो दोस्तों आपके बार बार प्रयास करने से एक भाषा नहीं आ सकती, बहुत आसानी से आ सकती है दोस्तों। क्योंकि भाषा तो सुनने और बोलने के प्रयासों से ही आती है हमारे यहाँ। आपको हिंदी कोई सिखाता है? नहीं सिखाता है। आप सुन सुनकर जान जाते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, कुछ प्रयास करते हैं तो हिंदी आपको आ जाती है। तो उसी तरह से आपकी संस्कृत भाषा भी है दोस्तों। इससे हम क्यों डरे? डरने की क्या आवश्यकता है इससे? बस प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप आराम से इसमें भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा डरने या हताश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में आपको संस्कृत लैंग्वेज को आसानी से समझा दूंगा, जिससे आप 20 से 25 के आसपास आराम से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जब इतना नंबर आपको प्राप्त हो जाए तो आप आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि 70-78 इतने नंबर तो लगभग सभी लोग प्राप्त पा जाते हैं। लेकिन वही जब 10 से 15 नंबर की बात आती है, 85 और 90 करने की बात आती है, तब आप लोगों में कंफ्यूजन आ जाता है। और यही जो सब्जेक्ट्स हैं, यही जो आपके सीटेट के पार्ट हैं, उसी में आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो टेक्नीशियन हैं इस समय पीपीटी या पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी कलाकारियाँ बढ़ा रहे हैं, अपनी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या है। आज का जो कोर्स है दोस्तों वह है समझदार बनिए। समझदार बनिए, क्योंकि किसी को भी आपके प्रयासों से कोई परवाह नहीं है। समझदार बनिए, क्योंकि किसी को भी आपके प्रयासों से कोई परवाह नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ आपके परिणाम से, उन्हें मतलब है तो सिर्फ आपके परिणाम से दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप असफल हैं, आप कितनी भी मेहनत कीजिए, लोग आपको कहेंगे कि क्या मेहनत करते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। असफल को हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। और वहीं आप सफल हो जाइए, एक ही बार में सफल हो जाइए तो कहेंगे बड़ी मेहनत कर रहा होगा तभी तो सफल हुआ। तो दोस्तों ये जो मानसिकता लोगों की बनी है, इसको दूर करने के लिए आप बस मेहनत कीजिए, आप आसानी से सफल हो जाएंगे। और सफल भी आप, मेहनत भी आप उस रास्ते पर कीजिए। सफल भी आप तब होंगे जब आप सही रास्ते पर मेहनत करेंगे, अन्यथा मेहनत ना कीजिए। क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़ना है, बस इसको जान जाइए। ज़्यादा चीज़ों को पढ़कर कोई पास नहीं हो पाता है।
बस उसका जो मेन कंटेंट है उसको पढ़िए और आसानी से क्लियर कर जाइए। तो दोस्तों यह कोर्स भी हो गया और आज आप लोग जानते ही हैं कि आज संस्कृत की पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूंगा दोस्तों कि आपको आसानी से लगेगा कि हम लोग भी संस्कृत पास कर सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। यह नहीं कि आपको विद्वान बना दिया जाएगा, लेकिन पेपर में आपको 20 से 25 नंबर प्राप्त करने के लिए तो बना ही दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अपना टॉपिक क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, संस्कृत हमारा जो सेकंड लैंग्वेज होता है, हमारा जो सेकंड लैंग्वेज होता है वह कौन होता है दोस्तों? संस्कृत होता है। सेकंड लैंग्वेज के रूप में यह मिलता है हमें, वैकल्पिक रूप से हमें यह लैंग्वेज मिलता है। वैकल्पिक रूप से यह हमें चुनना पड़ता है और लोग ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले तो यही चूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप कितना है भी एफर्ट करते हैं, 10 से 12 नंबर लाकर ही सिमट जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, तो आपको सीमित होने की आवश्यकता नहीं होगी और आप आसानी से 25 अंक के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। 25 अंक से या तो प्लस भी रहेंगे या माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास जब आप पहुंच जाएंगे तो आपका स्कोर सम्मानजनक हो जाएगा। तो सम्मानजनक स्कोर प्राप्त करने के लिए दोस्तों आइए आप हमसे जुड़ जाइए और आसानी से प्राप्त कर लीजिए अपने लक्ष्य को। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। आसानी से हम आपका पेपर क्लियर करवा देंगे दोस्तों, ये हमारा वादा रहा। लेकिन जब आप हमारे साथ होंगे तब मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी दोस्तों, लेकिन जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तब। चलिए आइए देखते हैं संस्कृत पर सामान्य परिचय कर लेते हैं, संस्कृत का सामान्य परिचय कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जहाँ से पेपर में आते हैं। आप पेपर उठा के देखिएगा, मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके आए हुए होंगे। तो आइए देखते हैं ये जो संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों? तो संस्कृत दोस्तों 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए, सम धन क्री धन। कितने लोग इसको कत पढ़ते हैं, कितने लोग अक्त पढ़ते हैं, कितने लोग त पढ़ते हैं? तो कत पढ़िए या अक्त पढ़िए, कुछ भी पढ़िए दोस्तों, बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह एक प्रत्यय है। यह क्या है? एक प्रत्यय है, कत प्रत्यय कहिए। और यह बीच में आपके जो है ये क्या है? क्री आपका धातु है। क्री क्या है? धातु है। और जो आगे लगा हुआ है दोस्तों यह क्या है? यह उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, संस्कृत 3 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन क्री धन अक्त या कत, जो भी आप कहिए, ठीक। तो ये हो गया। और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी जो है वह है शुद्ध का आगम। एक बार या 2 बार हमारे देखने में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध का आगम होता है कहाँ पर होता है? तो संस्कृत शब्द में होता है। अच्छा दोस्तों, ये आगम क्या होता है? आगम का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे 2 मित्र रहते हैं, तीसरा मित्र आ जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाकर उसे भी वहां अपने स्थान पर बैठा लेते हैं। उसी तरह से यह आगम होता है दोस्तों। आगम शब्द या आगम पद जो होते हैं, आगम शब्द या आगम पद जो होते हैं दोस्तों, मित्र की तरह से आते हैं और शब्दों के बीच में जहां यथावत उनका स्थान होता है, आवश्यकता होती है, वहां पर वह क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। मित्र जिस तरह से 2 मित्र बैठे हैं, तीसरा आके बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी तरह से आगम होता है दोस्तों। आगम पद जो होते हैं वह भी उसी तरह से होते हैं, शब्द हैं, शब्दों के बीच में जहां पे उसका स्थान होगा यथावत वह आकर उसी पे बैठ जाते हैं और शब्द को पूरा कर देते हैं।
ठीक है, जिस तरह से तीसरा मित्र आके ग्रुप को पूरा कर देता है, उसी तरह से यह जो सुट होता है या आगम होता है वह भी आगे उसे पूरा कर देता है। तो देखिए इसमें जो संस्कृत में पहला शब्द जो होता है सम, सम जो क्या है दोस्तों, सम उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में उपसर्ग होता है, कौन सा उपसर्ग होता है, तो सम उपसर्ग होता है। संस्कृत शब्द में धातु है, संस्कृत शब्द में धातु है, कौन सा धातु है, तो दोस्तों धातु का नाम क्या है, तो धातु का नाम है क्री। संस्कृत शब्द में क्री धातु होता है। और देखें तो संस्कृत शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है, तो कत प्रत्यय कहिए या अक्त प्रत्यय कहिए दोस्तों, लेकिन इतना जानते रहिए कि वह इस तरह से लिखा जाता है। कत या अक्त जो लिखा जाता है वह किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। और किसका आगम होता है, तो सुट का आगम होता है। तब जाके संस्कृत शब्द का निर्माण होता है, तब जाके क्या होता है दोस्तों, संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो इसमें अभी बहुत सी व्याख्या बची है, इस पर ही आधे घंटे का लेक्चर आपका बन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बस इतना जानना है कि संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग होता है, क्री धातु होती है, कत प्रत्यय होता है और सुट का आगम होता है। तीन शब्दों से मिलकर यह बना होता है। इसका विच्छेद करेंगे तो सम, क्री और कत, कत कहिए या अक्त कहिए, दोनों में से इतना मिलकर यह क्या होता है, संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। संस्कृत शब्द का निर्माण कितने से होता है, तीन शब्दों से मिलकर होता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आ रहा होगा दोस्तों। और अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि आपके जो मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, दोस्तनियां हैं, सब आपसे क्या करें, जुड़ जाएं और आसानी से क्वालिफाई करके आपके साथ आ सकें। तो दोस्तों ये देखिए संस्कृत शब्द का अगर हम अर्थ देखें, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो संस्कृत शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका होता है शुद्ध, शुद्ध या फिर परिमार्जित, शुद्ध या फिर परिमार्जित या फिर परिनिष्ठित, या फिर क्या होता है, परिनिष्ठित या परिष्कृत, परिष्कृत। क्या हो गया, परिष्कृत हो गया। ये देखिए परिष्कृत, तो मतलब संस्कृत शब्द का अर्थ आपसे पूछ ले दोस्तों तो क्या होता है, शुद्ध करना, परिमार्जित करना, परिनिष्ठित करना या फिर परिष्कृत करना। मतलब यह हुआ दोस्तों, संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है कि किसी में सुधार करना। क्या करना, सुधार करना, शुद्धता लाना, किसी में क्या करना, परिमार्जन करना। ठीक, तो दोस्तों संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है शुद्धता लाना, परिमार्जित करना, परिनिष्ठित करना, निखार लाना, शुद्ध करना, अच्छा बनाना। तो दोस्तों यह संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है। तो फिर आए दोस्तों आगे, आप कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि यह चीजें आपको बहुत कम ही मिलेंगी जो आपको पढ़ाई जाए। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस तो सभी लोग जानते हैं कि कब कब मनाया जाता है, लेकिन संस्कृत दिवस एक बार सीटेट में पूछा हुआ है कि कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यह आपको जानना आवश्यक है। हिंदी तो सभी लोग जानते हैं कि एक मनाया जाता है 14 सितंबर को, दूसरा मनाया जाता है 10 जनवरी को। एक होता है राष्ट्रीय भाषा दिवस और दूसरा होता है इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो वह छोड़िए, आप ये बताइए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों और कब से मनाया जाना शुरू किया गया है। तो दोस्तों
आप देखेंगे 1969 से सावन पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष सावन पूर्णिमा के दिन 1969 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1969 से मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सावन पूर्णिमा के दिन। एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से हर जगह से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहूंगा दोस्तों। वही पॉइंट छोड़ूंगा जहाँ से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं होती है। तो आइए, सावन पूर्णिमा का मतलब, चलिए तो दोस्तों यहाँ बताइए कि संस्कृत दिवस अब की बार कब मनाया जाएगा? तो संस्कृत दिवस दोस्तों अब की बार अपना पड़ रहा है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को संस्कृत दिवस होता है दोस्तों। और ये जो संस्कृत भाषा है इसको हम लोग देववाणी भी कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं, देव भाषा भी कहते हैं दोस्तों। देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं किसको? तो संस्कृत को ही कहा जाता है। इसकी लिपि की बात की जाए दोस्तों तो लिपि में दो लिपियां आपको मिल जाएंगी, एक तो ब्राह्मी, दूसरी देवनागरी। देवनागरी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उसको कहते हैं, और देवों की जो वैदिक संस्कृत होती है वह कौन सी होती है? तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी दोस्तों। वैदिक संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, लेकिन जो हम लोग संस्कृत इस समय अपने यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वह किस लिपि में है? तो यह है देवनागरी लिपि में। ठीक है दोस्तों, हिंदी की भी लिपि अगर देखी जाए तो देवनागरी लिपि है, और हिंदी की संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है किसको? संस्कृत भाषा को, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है दोस्तों। संस्कृत के जनक की बात की जाए तो संस्कृत के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों? तो संस्कृत के जनक के रूप में आपके जो महान विद्वान या महर्षि हैं उनको किसको? महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। और यहीं पे कहा जाए तो दोस्तों संस्कृत में त्रिमुनि पाए जाते हैं। संस्कृत में त्रिमुनि आते हैं जो संस्कृत व्याकरण को क्या करते हैं? संस्कृत व्याकरण का उद्भव करते हैं। तो दोस्तों ये जो महर्षि पाणिनि हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। क्या लिखा है? एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों यह व्याकरण पर है। इसमें 4000 लगभग 4000 सूत्र माने जाते हैं। लगभग कितने सूत्र बताए गए हैं? तो 4000 सूत्र बताए गए हैं। इसलिए पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि जी को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अष्टाध्यायी में इन्होंने 4000 सूत्रों का वर्णन किया है। 4000 सूत्रों का वर्णन किसने किया है दोस्तों? महर्षि पाणिनि ने। इसीलिए इनको संस्कृत के जनक के रूप में भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सूत्रकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये नाम किस लिए आता है? फिर त्रिमुनि का नाम किस लिए आता है? तो त्रिमुनि का नाम, पहला नाम जो आपका आ गया वह है मिस्टर यानी कि महर्षि पाणिनि जी का है, और दूसरा नाम जो इसमें है त्रिमुनि मतलब 3 मुनि। त्रिमुनि मतलब 3 मुनि में तो दूसरा नाम आपको मिल जाएगा कात्यायन का। दूसरा नाम किसका मिल जाएगा दोस्तों? तो कात्यायन का मिल जाएगा, और तीसरा नाम आपको मिल जाएगा पतंजलि जी का। देखिए
पहला नाम कात्यायन, पहला नाम महर्षि पाणिनि जी का, दूसरा नाम मिल गया कात्यायन जी का और तीसरा पतंजलि का। तो दोस्तों ये देखिए यही त्रिमुनि है। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में त्रिमुनि कौन है दोस्तों, तो त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और कात्यायन जी का एक और नाम पाया जाता है दोस्तों, एक और नाम नाम से जाना जाता है इनको। यह नाम इनका है वररुचि। किस नाम से? वररुचि नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि जी को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। तो उसी तरह से कात्यायन जी को क्या कहा जाता है? पाणिनि जी को सूत्रकार कहा गया। पाणिनि जी सूत्रकार क्यों? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों का वर्णन किया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जो आपके त्रिमुनि के हैं, वह है कात्यायन। कौन है? तो कात्यायन है। कौन है दोस्तों? तो वह है कात्यायन। कात्यायन को ही वररुचि कहा जाता है। ठीक, अब इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हीं 4000 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहा जाता है। 4000 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कौन? तो आते हैं पतंजलि। तो पतंजलि जी हैं जो ये क्या करते हैं? ये इन्हीं 4000 सूत्रों की को पर महाभाष्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महाभाष्य लिखते हैं और इसीलिए इनको भाष्यकार कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है दोस्तों। तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी गई हैं? संस्कृत कितने शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत दिवस क्या होता है, संस्कृत के जनक कौन है, संस्कृत में त्रिमुनि कितने हैं, त्रिमुनि कौन कौन है, तो त्रिमुनि भी हो गए, सूत्रकार कौन है, वार्तिकार कौन है और भाष्यकार कौन है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इस क्रम में। तो यह जो क्रम है हमारा, देखिए दोस्तों, यह है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों। आपसे यह निवेदन है कि आप पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शेयर यहाँ है दोस्तों, सब्सक्राइब यहाँ है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर शेयर कीजिए, साथ में ही आपको अच्छा लगे क्लास तो सब्सक्राइब अवश्य लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो घंटी है दोस्तों जरूर बजा दिया कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे देखा जाए, आगे है तो ये जो दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट आपको मिला है लैंग्वेज सेकंड के रूप में, यह क्या है? तो यह एक भाषा है दोस्तों। यह एक क्या है? भाषा है। तो आइए हम देखते हैं भाषा विकास। भाषा विकास में जरूर प्रश्न आपसे यहीं से प्रश्न ही बनते हैं दोस्तों। मैंने वही टॉपिक रखी है जहां से आपको पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो भाषा विकास, तो भाषा विकास के बारे में आइए दोस्तों देखते हैं हम भाषा के बारे में। भाषा क्या है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा हिंदी भाषा सबको पता है, हिंदी भाषा सबको पता है। लेकिन हिंदी के बाद जो भाषाएं आती हैं, जैसे कि संस्कृत आपकी है, यह भाषा आप बहुत कम यूज में लाते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा होनी चाहिए दोस्तों इस पर? तो भाषा क्या है? भाषा क्या है दोस्तों? तो भावानाम एवं विचाराणाम अव्यक्तस्य साधनम एव भाषास्ति। भावानाम विचाराणाम अव्यक्तस्य साधनम एव भाषास्ति। मतलब अपने भावों और विचारों का प्रकटीकरण करने का जो साधन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो हमारे
भावों और विचारों को प्रकट करने के साधन को हम लोग भाषा कहते हैं। तो देखिए, भाषा व्यक्त करने के, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आए। ये लाइन बाय लाइन आपको मिल सकता है दोस्तों आपके सीटेट में, और मिलता है, कई बार मिला हुआ है, ठीक। और दोस्तों आगे आपके लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थात इसे अर्जित किया जा सकता है, इसे अर्जित किया जा सकता है। अर्जित करने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अर्जित करने का मतलब यह होता है कि बाद में इसे सीखा जा सकता है, बाद में इसे सीखा जा सकता है। और सीखा कैसे जा सकता है दोस्तों? या तो पढ़कर, या तो सुनकर, या तो लिखकर, किसी भी माध्यम से इसको सीखा जा सकता है। इसको, भाषा को। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि यही भाषा हो, आपकी हिंदी भाषा। अब देखिए, अंग्रेज लोग आते हैं तो हिंदी सीखते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं। अंग्रेजी उनकी मातृभाषा होती है तो हिंदी सीखना पड़ता है, यानी कि हम कोई भी भाषा अर्जित कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना होता है। तो भाषा क्या है दोस्तों? भावानाम एवं विचाराणाम अव्यक्तस्य साधनम एवं भाषा अस्ति। मतलब भावों और विचारों को व्यक्त करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। बस इतना सा जानना है दोस्तों आपको। और यह देखिए, यह आपसे जो मैंने यह लाइन लिखी हुई है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाइन बाय लाइन यह पॉइंट छप जाती हैं दोस्तों, 100% यह छप जाती हैं पेपर में, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा कैसी प्रक्रिया है? तो भाषा अर्जित प्रक्रिया है, इसे इसका अर्जन किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है दोस्तों। तो यह आपके लिए अर्जित प्रक्रिया हो गई, ठीक है। आइए अपनी अगले आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे देखेंगे जब, तो क्या मिलेगा आपको? ये देखिए, पहले हमने देखा भाषा, भाषायाम विकासा लिखा हुआ था, तो सबसे पहले हमने भाषा देख लिया, और उसके बाद हम देखेंगे भाषा विकास। उसके बाद हम क्या देखेंगे? विकास देखेंगे। तो विकास में जब चले दोस्तों, तो विकास में आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? आप देख लीजिए, खुद ही सामने आपके है। बालानाम शारीरिकम मानसिकम च क्रमे परिपक्वता आगमनम एवं विकासः कथयति। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के क्रम में परिपक्वता का आना ही विकास कहलाता है। विकास क्या कहलाता है दोस्तों? तो विकास बालकों के शारीरिक और मानसिक क्रम में परिपक्वता आना ही विकास कहलाता है। परिपक्वता का मतलब दोस्तों, परिपक्वता का मतलब कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, परिपक्वता का क्या मतलब होता है, क्योंकि यह एक आसान सा शब्द है। ऐसे शब्दों को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो क्या ही समझ पाएंगे? फिर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस उतना ही समझते रहेंगे। परिपक्वता का आना क्या होता है, ठीक है। या सब आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो विकास, विकास आपको कितने रूप में दिख गया? तो विकास आपको दो रूपों में दिख गया, एक तो शारीरिक विकास, शारीरिक, और दूसरा मानसिक। यानी कि विकास कितने प्रकार का होता है? तो विकास दो प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। दोनों में परिपक्वता आना, यानी कि क्या आना? परिपक्वता का मतलब होता है कि अच्छे से समझ में आ जाना, यानी कि उसमें निपुणता हासिल कर लेना। परिपक्वता का मतलब निपुण हो जाना, अच्छा हो जाना, ठीक। चलिए, शारीरिक और मानसिक दो विकास होते हैं बालकों में। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं हुआ है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है। जब छोटा बालक होता है दोस्तों, देखेंगे वह आपकी बातों पर कोई प्रक्रिया नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो अपना हाथ पांव मारना शुरू करता है, अपनी आंखों को मलकाना शुरू करता है, ब्लिंक करना, बंद करना, खोलना,
या जब आप बोलते हैं तो वह धीरे धीरे खिलखिलाना, उसका चेहरा जो होता है मुस्कुराना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास होता है। उसके बाद उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आपको आशा करते हैं विकास भी समझ में आ गया होगा। जब विकास समझ में आ गया दोस्तों, संस्कृत भाषायाः विकासस्य कौशलम, तो संस्कृत भाषा विकास के कौशल, संस्कृत भाषा विकास के कौशल। तो संस्कृत भाषा विकास के कितने कौशल होते हैं दोस्तों? तो संस्कृत भाषा विकास के 4 कौशल होते हैं। तो 4 कौशल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपके सामने हैं। कौन कौन से कौशल हैं? तो पहला है श्रवणम। श्रवणम का क्या मतलब होता है दोस्तों? श्रवणम का मतलब होता है सुनना। श्रवणम का क्या मतलब होता है? सुनना। उसी के साथ भाषणम, भाषणम का क्या मतलब होता है दोस्तों? बोलना। भाषण का क्या अर्थ होता है? तो बोलना। उसी के साथ पठनम का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पठनम का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। लेखनम का क्या अर्थ होता है तो दोस्तों? लिखना। भाषा विकास के जो कौशल हैं वो कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा आपके सामने चौथा विकास, चौथा कौशल। तो ये 4 कौशल होते हैं दोस्तों। अगर इनको देखा जाए तो इन्हीं को LSRW भी कहा जाता है। आप किसी भी भाषा में देखेंगे तो यह कौशल आपको जरूर मिल जाते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा भाषा को सुनता है, फिर उसके बाद उसको बोलता है, फिर उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद जो क्रम आता है वह क्रम होता है उसका लिखना। तो दोस्तों यह 4 क्रम होते हैं और चारों क्रमों में दोस्तों भाषा का विकास होता है। किसी बालक की भाषा का विकास होता है। अब वह जरूरी नहीं कि संस्कृत भाषा ही हो, कोई भी भाषा होती है दोस्तों। तो सबसे पहला क्रम जो होता है वह सुनने का होता है, दूसरा क्रम कौन सा होता है? बोलने का होता है, तीसरा क्रम पढ़ने का और चौथा क्रम लिखने का होता है। इसी क्रम में भाषा को सीखा जाता है, इसी क्रम में भाषा का अर्जन होता है दोस्तों। भाषा एक अर्जित प्रक्रिया है, इसलिए अर्जन होता है। और इसी को हम लोग हिंदी में कहें तो दोस्तों शुभोपलि, इसी को कहा जाता है शुभोपलि, शुभोपलि, शुभोपलि। देखिए दोस्तों यह क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ से आपके पेपर में कम से कम तो कहीं ना कहीं हिंदी में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी पूछा जाता है, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी भाषा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, इन सभी कौशलों से प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसीलिए आपके सामने इतना पसीना बहाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं दोस्तों। जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं दोस्तों इतिहास बदलते हैं। तो आइए दोस्तों मेहनत करते रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये हमने चारों आपके सामने कौशल रख दिए, भाषा कौशल रख दिए। भाषा कौशल में जो विकास होता है वह किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, श्रवण करता है, फिर उसके बाद भाषण करता है। भाषण करने का मतलब फिर बोलने का प्रयास करता है। बोलने के प्रयास के बाद ही दोस्तों उसको क्या किया जाता है? उसको पढ़ना सिखाया जाता है। पढ़ना सिखाने के बाद उसको क्या सिखाया जाता है दोस्तों? तो पढ़ना सिखाने के बाद उसको लिखना सिखाया जाता है। यही इसका क्रम होता है। अगर पूछे भाषा विकास के कौशल का क्रम क्या है, भाषा कौशल के का क्रम क्या है दोस्तों, तो यही क्रम आप उसको बता देंगे। चाहे LSRW से याद कर लीजिए, चाहे आप शुभोपलि से याद कर लीजिए, चाहे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना याद कर लीजिए, चाहे आप श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम याद कीजिए। ये चारों के चारों क्रम एक ही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से चारों के बारे में बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन आपके अधिगम, कौन से आपके क्या हैं ग्रहण कौशल हैं, तो कौन ग्रहणम कौशलम है और कौन से आपके अभिव्यक्ति कौशल हैं, अभिव्यक्ति कौशल हैं, कौन से आपके अभिव्यक्ति कौशल हैं दोस्तों। तो यह भी मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों।
अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं, और अभिव्यक्ति के साथ साथ ग्रहण कौशल कौन से हैं, और बोधन कौशल कौन से हैं। तो ये सारे कौशल मैं आपको आगे चल के अच्छे से बताऊंगा, खूब अच्छे से बताऊंगा। बस आप धैर्य बनाकर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके सीटेट में नहीं बचा है दोस्तों। मान लेते हैं कि 20 दिन आपको अच्छे से मिलेंगे, 20 दिन आपको अच्छे से मिलेंगे, और इसी 20 दिन में आपको सीटेट संस्कृत क्रैक करना है, और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस आपको जब कंटेंट अच्छे मिल जाए तो आप अपनी भाषा पर क्या कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखिए कि मैंने आपको पढ़ाया जो चीजें, उस पर आधारित प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखिए मैं अन्यथा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। भाषा से आया हुआ प्रश्न, भाषा से आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसीलिए मैं अभी भाषा के और लेक्चर भी लेके आऊँगा, ये कौशल के भी लेक्चर लेके आऊँगा। इसमें संस्कृत में जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं सबको पढ़ाऊँगा, थियरी और ये प्रैक्टिस के माध्यम से, दोनों माध्यमों से मैं इतने ही समय में आपको पढ़ाकर पारंगत कर दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। आइए देखते हैं। छात्र कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नैव शोधनीयायः, मतलब छात्र द्वारा किया गया भाषा दोष अध्यापक के द्वारा कैसे शोध किया जाए, कैसे उसमें बदलाव किया जाए दोस्तों, तो कैसे उसमें परिमार्जन किया जाए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तदत्यंत दुष्कर्म, तो दुष्कर्म सबसे पहले कुछ मैं आपको शब्द बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। काटना, दुष्कर्मम, दुष्कर्मम का मतलब कोई मतलब नहीं है। दुष्कर्म कीजिए उसके साथ, उसको मारिए, डांटिए। अगर भाषा में कोई बच्चा दोष कर रहा है तो उसमें सुधार करने के लिए टीचर को यानी कि अध्यापक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए। कोई छात्र यदि भाषा पढ़ते या लिखते समय कोई गलती कर रहा है, देखिए भाषा दोष कर रहा है, तो आप कैसे सुधार करेंगे, उसमें शोधनीय शोध कैसे करेंगे, उसमें सुधार कैसे लाएंगे। तो क्या उसे दुष्कर्म करके, उसको मार पीट करके, तो मारना पीटना सबसे पहले कट हो जाएगा, तो दुष्कर्म कट हो गया। दुष्कर्म जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। पहले ही ऑप्शन हट गया, अपने आप से हट गया। तो दोस्तों इस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रायो दोषा भाषा अवबोधनम सूचयन्ति। फिर उसके बाद देखें, दोष शोधनम भाषा अवबोधनस्य भागो न। ठीक, अब उसके बाद छात्रा शिक्षकान परीक्षित सोदेशम और सोदेश्यम और दोषांतोलन। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही हो रहा है, आप कैसे उसमें सुधार करेंगे दोस्तों। तो उसके उद्देश्य के अनुसार दोषों की परीक्षा लेंगे, उसके दोष का परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद उसमें सुधार करेंगे। बालक यानी कि छात्र कौन सी गलती कर रहा है, कहाँ पर गलती कर रहा है, उसका परीक्षण करेंगे। उद्देश्य के अनुसार उसका परीक्षण करेंगे, फिर उसके दोष का क्या करेंगे, सुधार करेंगे दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपका। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें ध्यान दीजिए। ये देखिए, उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तम उपाय क्या है, किसके उत्तम उपाय। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का परीक्षण करने का उत्तम उपाय क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक के पठन कौशल का परीक्षण या मूल्यांकन करने का उत्तम उपाय क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन है क्या, निगदित पाठ्य पुस्तकोपयोगः, कठिनतम पाठ अनुच्छेद उपयोगः, कठिनतम पाठानुच्छेदनाम उपयोगः, उचित काठिन्य स्तराणाम आदृष्टपूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोगः। चौथा ऑप्शन है आपका, अभिजात काव्यानामेव संग्रहस्योपयोगः।
तो दोस्तों अब ये बताइए, निगदित जो पाठ्य पुस्तक है उसका उपयोग, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना ही यहाँ पे वर्जित है दोस्तों, तो यह तो नहीं होगा। कठिन अनुच्छेद का उपयोग करके, कठिन अनुच्छेद का उपयोग करके आप किसी बच्चे के पठन कौशल का परीक्षण कैसे करेंगे दोस्तों, यह जरूरी नहीं है। और उसके बाद अभिजात का संग्रहालय से क्या कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं, तो उचित कठिन स्तर के शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद, उसके बाद जो पूर्व पढ़ाए हुए अनुच्छेद है उनका प्रयोग करके आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। उचित कठिन शब्द स्तर, उचित कठिन शब्द स्तर, उचित कठिन शब्द स्तर और पूर्व में पढ़ाए हुए अनुच्छेदों को लेकर आप पठन कौशल का परीक्षण कर सकते हैं, बालक के पठन परीक्षण का परीक्षण कर सकते हैं। कैसे? उचित कठिन शब्द का स्तर चुनिए, उनके स्तर के हिसाब से कठिन शब्दों को चुनिए और पूर्व में जो आपने अनुच्छेद पढ़ाए हुए हैं उनका प्रयोग करके आप उनके पठन कौशल का परीक्षण कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उचित आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो उचित कठिन स्तर को लेकर हम क्या करेंगे, उस पर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यह देखिए मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाया है वहां से कुछ भी अन्यथा नहीं है। देखिए, शिक्षा संबद्ध मूलभूताधिकार संविधानस्य अनेन कार्यान्वयीकृतः, मतलब शिक्षा के संबंध में मूलभूत अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, कार्यान्वित है। कार्यान्वयन मतलब कार्यान्वित है। शिक्षा का संबंध मूलभूत अधिकारों में संविधान में कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पर उसका परिष्करण किया गया है। तो संविधानस्य त्रैशीत में का मतलब क्या हो गया, संविधान संशोधन 83वें संविधान संशोधन, 83वें संविधान संशोधन संविधान में। अब बताइए 83वें में है। मूलभूत अधिकार में संविधान में शिक्षा कब जोड़ी गई थी, तो आइए संविधानस्य षडाशीतमेन परिष्करणेन। तो ये क्या हुआ दोस्तों, तो इसके लिए आपको संस्कृत में गिनती भी आनी चाहिए दोस्तों। क्या 83वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, क्रियान्वयन किया गया था, क्या फिर 86वें, क्या फिर 86वें षडाशीत में। उसके बाद संविधान तृणवतित में, ना यह होगा त्रिवतित में, ना यह होगा सनवतति में, ना फिर यह होगा 83 में। या कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो आप खुद जानते होंगे, संविधान में आपने पढ़ा होगा कि 2007 में 86वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को मूलभूत अधिकार में शामिल किया गया था। अधिकार में किया गया था। चलिए ये हो गया, शामिल किया गया था, आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों षडाशीत मतलब षड मतलब 6, आशीत मतलब 80, 80 + 6 मतलब 86वां। 86वें संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को
संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों यह भी आपसे पूछा गया है। यह आए हुए प्रश्न है दोस्तों, मैंने अपने से अभी कोई प्रश्न नहीं लिया है, इसमें सब आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। तो आइए दोस्तों, भाषा अध्ययन आकलनचा विभागानामा, भाषा आकलन का विभाग, भाषा आकलन के विभाग का नाम क्या है? भाषा अध्ययन के आकलन के विभाग का नाम क्या है दोस्तों? तो क्या नाम है? तो आइए मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो उसका नाम है छात्रायाः कालिका कार्य संग्रह या तस्य प्रगति दर्शयेत्। यह देखो इसका नाम है दोस्तों। यह नाम आपको जानना जरूरी है कि भाषा अध्ययन आकलनचा विभागानामा, मतलब उसका नाम क्या है? भाषा अध्ययन आकलन के विभाग का क्या नाम है? तो छात्रायाः कालिका कार्य संग्रह यह तस्याः प्रगतिं दर्शयेत्। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। आए हुए प्रश्न है, बस आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि प्रश्न कौन है और कैसे हैं। और ऐसे ही प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके भाषा से ही जुड़े हुए। मैंने भाषा आपको पढ़ाया है, संस्कृत आपको थोड़ा सा पढ़ाया, संस्कृत में ही लिया है, और संस्कृत में जब है तो इसका मतलब है कि आपके सामने या कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर दिख जाएंगे। जब जरूर दिखेंगे तो आपको करना ही होगा दोस्तों, तो आपको उसके लिए समझना भी होगा। तो भाषा शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था है। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो यदा विद्यार्थी, जब विद्यार्थी तार्किक चिंतन युक्त होता है, जब विद्यार्थी तार्किक चिंतन युक्त होता है, जब छात्र अर्थ प्राप्त शब्दकोश देखने में या निकालने में समर्थ हो जाता है। कैसा? जब छात्र अर्थ प्राप्त शब्दकोशों को समझने में समर्थ हो जाता है। और यदा छात्रा प्रश्नों समर्था हो, जब छात्र प्रश्नों को पूछने में समर्थ हो जाता है, जब छात्र प्रश्नों को पूछने में समर्थ हो जाता है, जब बालक भाषा अर्जन में सक्षम हो जाता है, माफ कीजिएगा, सक्षम हो जाता है। तो अब ये बताइए, मैंने जितनी भी चीजें कही, क्या भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अवस्था तार्किक चिंतन से है? अरे जब बालक को भाषा आएगी ही नहीं तो तार्किक चिंतन कैसे करेगा? तार्किक चिंतन से यहाँ कोई अर्थ ही नहीं है, यानी कि यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब ये बताइए, अर्थ प्राप्त करने से, अगर भाषा को सीखना है तो अर्थ प्राप्त करना जरूरी नहीं है, पहले तो उसे भाषा ही सीखना है, अर्थ तो बाद में प्राप्त करेंगे दोस्तों। प्रश्न पूछना आ गया तो क्या आपको भाषा सीखना आ गया? भाषा की अवस्था आपकी होगी? नहीं हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ यदा, जब बालक भाषा अर्जन में सक्षम हो जाए, जब बालक भाषा अर्जन में सक्षम हो जाए, यह अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था होती है भाषा शिक्षण की। अभी मैंने बताया कि भाषा एक अर्जन की प्रक्रिया है। तो भाषा जब अर्जन की प्रक्रिया है तो भाषा अर्जन के लायक जब बालक हो जाए, बालक जब अर्जन में सक्षम हो जाए, अर्जन में क्या हो जाए? सक्षम हो जाए। बालक जब तक उसमें सक्षम नहीं होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये क्या, जब बालक सक्षम हो जाए इसमें भाषा अर्जन में जब बालक सक्षम हो जाएगा तो भाषा शिक्षण आप आसानी से कर सकते हैं, वह जल्दी से आप भाषा को सीख सकता है दोस्तों। तो कैसे लगे आपको ये प्रश्न और कैसा लगा या आपको सेशन कैसा लगा?